जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के 6 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बता रहे हैं, हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं प्रत्येक मॉक टेस्ट में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आप सभी का एक कमेंट बार-बार आ रहा था कि सर जीके को कहाँ से तैयार करें? हम साइंस तो यहाँ से पढ़ रहे हैं पर जीके कहाँ से पढ़ें? तो मैं आपको केवल ये बता दूँ कि जीके की मैंने 25 क्लास कराई थी एनटीपीसी के लिए। आप उन क्लासों को एक बार ज़रूर ले लेना कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगी वो आपके लिए। और करंट अफेयर को आपको डेली पढ़ना है, यानी कि 2025 की करंट अफेयर आपको पूरी पढ़नी है। और उसके बाद यदि जीके जो बचती है, करंट अफेयर के बाद जो जीके बचती है, वो मैंने उन 25 क्लास में पूरी जीके करा दी है। आप उसको एक बार ज़रूर कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी वो आपके लिए। तो चलिए अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन-सा है? तो भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? वो मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बैरोमीटर को। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायु दाब। बैरोमीटर से हम नापते हैं वायु दाब, आपको इसे याद रखना है। बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, हाइड्रोमीटर से नापते हैं जल का घनत्व। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से, पायरोमीटर से हम मापते हैं उच्च तापमान को हम पायरोमीटर से मापते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ये चारों ऑप्शन आपके लिए समझा दिए हैं। कोई सा भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टेनर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें पाश्चर की, तो हमारे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आप जानते होंगे रेबीज, कुत्ते बिल्ली के काटने से रेबीज रोग होता है और उसके टीके की खोज की थी पाश्चर ने। फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन प्रतिजैविक की। पेनिसिलिन प्रतिजैविक के प्रथम प्रतिजैविक था। और रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने चार ऑप्शन आपके लिए समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सी गैस एनोड पर जाकर मिलती है? तो आप देख सकते हो कि जब हम पानी का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दो गैस निकलती हैं। और आप जानते होंगे हाइड्रोजन पर प्लस आयन होता है और ऑक्सीजन पर माइनस आयन होता है। जैसे ही हमारे एनोड पर प्लस आयन होता है और कैथोड पर माइनस आयन होता है। जब आप जानते होंगे इसको कि माइनस प्लस को आकर्षित करेगा और प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस होगी वो जाके निकलेगी एनोड से और जो हाइड्रोजन होगी वो जाकर निकलेगी कैथोड से। तो हमारे ऑप्शन में पूछा है कि एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो एनोड पर निकलती है ऑक्सीजन गैस। और यदि ये पूछता कि कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या कार्य करता है? जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है एंटीबॉडी। और आप जानते हो कि डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर की सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी को ही एंटीबॉडी बनाने की कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं को। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। इन्हें लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है और ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त का जमाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? वे हैं प्लेटलेट्स। हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी किसके द्वारा बनती हैं? वो बनती हैं डब्ल्यूबीसी के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस का नाम आते ही बहुत से बच्चे इसका आंसर पित्ता से लगा देंगे, लेकिन ये पित्ता से इसका गलत आंसर है। पितरस का निर्माण की पूछा है उसने कि पितरस कहाँ बनता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में। यकृत में इसका निर्माण होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है या इसका जमा कहाँ होता है? ये जमा होता है पित्ताशय में। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। यदि ये पूछे कि पितरस कहाँ स्टोर होता है, तो वो हो जाएगा पित्ताशय। और ये कहाँ बनता है? ये बन जाता है यकृत कोशिका में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो आप जानते हो कि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है
अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हमारा राइट आंसर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यकृत कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, इसको भी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करती है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लेमड़ा बराबर होता है h/mv। ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि ये मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर करती है और वेग पर निर्भर करती है। ये क्या होता है, एच होता है प्लैंक नियतांक और लैम्ब्डा होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो ये किस पर निर्भर करती है, ये उसके द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब N3 से N2 सेल में आता है तो कौन सी श्रृंखला उत्पन्न होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 सीढ़ी बनती हैं, लाइमर, बामर, पास्सन, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 सीढ़ी बनती हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी में आता है या N5 में आता है उच्च सीढ़ी से, तो कौन सी श्रृंखला बनती है, वो बनती है फुंड। और फिर इसका क्षेत्र भी पूछा जाता है, इसका क्षेत्र कैसा बनता है, तो इसका क्षेत्र बनता है इंफ्रारेड। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च सीढ़ी से या N5 सीढ़ी से N4 सीढ़ी में आता है तो वह सीढ़ी बनती है ब्रैकेट और क्षेत्र बनता है इंफ्रारेड। जब इलेक्ट्रॉन उच्च श्रेणी से या N5 से या N4 से N3 में प्रवेश करता है तो तो श्रृंखला बनती है पासन और क्षेत्र बनता है इंफ्रारेड। जब इलेक्ट्रॉन उच्च श्रेणी से या N2 की उच्च श्रेणी से N2 में प्रवेश करता है तो बाल्मर श्रृंखला बनती है और दृश्य क्षेत्र बनता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च श्रेणी से N1 श्रेणी में प्रवेश करता है तो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र बनता है और लाइमर श्रृंखला बनती है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैंने आपके लिए टोटल क्वेश्चन बना दिया। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, जब इलेक्ट्रॉन N3 श्रेणी से N2 श्रेणी में प्रवेश करता है तो कैसी श्रृंखला बनती है। N3 मतलब हो गया पासन और N2 मतलब हो जाएगा बार्मर। जब इलेक्ट्रॉन N3 से N2 में प्रवेश करता है तो कौन सी श्रृंखला बनेगी, वो बनेगी बार्मर और दृश्य दृश्य क्षेत्र बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ऊपर देख लेना आप, कौन सा क्षेत्र बनेगा, बार्मर क्षेत्र बनेगा। ऑप्शन नंबर आप देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग होता है। तो एमआरआई मशीन के बारे में अब बहुत से लोग जानते होंगे या हॉस्पिटल गए होंगे, उनको पता है कि एमआरआई मशीन कौन सी होती है, उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग होता है। उसमें तरंगों का उपयोग होता है रेडियो तरंगों का। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनेटिक्स विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। आप जानते होंगे क्रायोजेनेटिक्स विज्ञान कहते हैं निम्न तापमान के अध्ययन को। जिस अध्ययन में निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं क्रायोजेनेटिक्स। और आप जानते होंगे उच्च तापमान मापने के लिए किसका यूज करते हैं। तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मैंने अभी आपके लिए पहले क्वेश्चन में ही बताया था ये क्वेश्चन। और दाब मापने के लिए पास्कल का यूज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस आइंस्टीन संघनन किस स्थिति में होता है। आप जानते होंगे पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ये 5वीं अवस्था जब होती है जब शून्य के निकट तापमान चले जाता है किसी वस्तु का, तो उसको कहते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रकाश की कौन सी विशेषता होती है। आपने लेजर प्रकाश के बारे में आप जानते होंगे, जब आप किसी मेले में गए होंगे तो वहाँ पे एक एक लेंस सी लेके आते हैं जो ऐसी होती है, थोड़ी नीले नीले हरे हरे रंग की होती है। आपने देखी होगी लेजर लेंस। तो उसकी विशेषताएं नहीं है, उसकी विशेषता नहीं पूछी है। तो वह एक वर्डी होता है या एक ही दिशा में चलता है वो अनुदिश होता है और समांतर किरणें होती हैं उनकी। ऐसा नहीं है कि एक किरण ये हुआ है, एक किरण इधर चलेगी, एक किरण इधर चलेगी, ऐसा नहीं होता है। सब किरणें समांतर होती हैं एक ही दिशा में, कुछ विचलन नहीं होता है उसका। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस सिद्धांत पर चलता है।
तो आप इसको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। और अदर एग्जाम्पल की बात करें तो मिराज के बारे में पूछे तो वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मिराज मतलब मृग मरीचिका की बात करें, वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या मृग मरीचिका के मिराज कहते हैं। अब बात करें प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश के परावर्तन की बात करें, पृथ्वी के सतह पर सूर्य का दिखना, मतलब पृथ्वी की सतह पर कोई पानी है तो उसमें हम सूर्य को देख पाते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये शीशा है, हम शीशे में अपनी चेहरा देख पाते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। जैसे मान लो ये कोई पानी है, हमने इसमें कोई पेंसिल डाल दी और इसमें पानी भरा हुआ है, तो पेंसिल हमें ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ एक अदर एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ये गिलास है, इसमें कोई पानी है, तो इस पानी में हमने 5 का सिक्का डाल दिया, तो इस सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं दोनों एग्जाम्पल। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तरल का क्वथनांक दाब घटाने पर कम हो जाता है तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आप जानते होंगे, अपने नियम पढ़े होंगे, पीवी बराबर एन आर टी, गैस समीकरण, पीवी बराबर एन आर टी। इसमें एन और आर इसमें नियतांक होती हैं। जब स्थिर दाब की बात करें हम, स्थिर दाब की, तो V बराबर B समानुपाती होता है T। तो यह किस नियम से संबंधित है? स्थिर दाब की कहें तो वो हो जाएगी चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब की बात करें तो चार्ल्स का नियम। अगर हम स्थिर आयतन की बात करें तो P समानुपाती T हो जाएगा, T फॉर टेम्परेचर। तो हम स्थिर आयतन की बात करें तो वो हो जाएगा गैलुसेक का नियम। अगर हम स्थिर तापमान की बात करें तो P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आयतन के, तो वो हो जाएगा बॉयल का नियम। तो यह बॉयल के नियम से ही संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको इसे याद जरूर रखना है, और मैंने तीनों नियम बताए थे आपको, पी बराबर एन आर टी, आपको इन्हें याद जरूर रखना है। इन तीनों नियमों को, इन तीनों नियम से क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, या इस समीकरण से भी बन सकता है, पी बराबर एन आर टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड में किसका उपयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? अर्धचालकों को। अर्धचालक होती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सभी अर्धचालक होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उच्च विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? वो होती है चांदी की। चांदी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Ag। चांदी का रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सोने की, तो सोने का परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है आपसे कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79। आपको इसे याद रख लेना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है सोना। और सोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Au सोने का रासायनिक सूत्र होता है, परमाणु क्रमांक 79 होता है। बात करें चांदी की, तो चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 चांदी का परमाणु क्रमांक होता है, और Ag इसका फॉर्मूला होता है Ag। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Al। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी क्षय में कौन सी राशि सदैव संरक्षित रहती है? तो रेडियोधर्मी क्षय में कौन सी राशि सदैव संरक्षित रहती है? वो हो जाएगी, तो नाभिकीय आवेश रेडियोधर्मी क्षय में हमेशा संरक्षित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको सबको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं? तो ये किया था दी ब्रोगली तरंग ने, दी ब्रोगली ने किया था अपने दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, और वे कौन कौन से हैं? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में निकलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। तो क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है? तो वो देती है प्रकाश के विकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि सूर्य और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य की लालिमा का दिखना, तो वह प्रकाश के विकिरण के कारण ही दिखती है। और एक और क्वेश्चन है इसका, एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? वो देता है प्रकाश के विकिरण के कारण। अब बात करें प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो मैंने प्रकाश के अपवर्तन आपके लिए बता ही दिया था कि पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? ये हो जाएगा, पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब बात करें प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश के परावर्तन भी मैंने आपके लिए बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो आप जानते हो कि जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। और वो कैसे होता है? क्योंकि ये हमारे मृत जीव जंतुओं को हैं, पौधों को खाते हैं और उनको सरल उत्पाद में तोड़ते हैं, जो कतई भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व तो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था थोरियम, या TH अंतिम तत्व था। और कुल तत्व कितने थे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल तत्व कितने थे? तो वो थे 56, 56 कुल तत्व थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये HIV वायरस से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक प्रक्रिया में एक्स तैयार किया जाता है और एक सफेद चूर्ण बनता है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। एक्स यौगिक का नाम क्या है? तो आप जानते होंगे जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। ये हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, यह इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। धावन सोडा की बात करें तो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2 हो जाए। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धावन सोडा में जल के अणु कितने होते हैं? तो धावन सोडा में जल के अणु होते हैं 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आप जानते हो कि हम पर्दे पर सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम आभासी को, या आभासी छोटा हो या बड़ा हो, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, या ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपके 25 क्वेश्चन आज के? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।